देखो, अगर हमने गांव के लोगों को ये बात बता दी कि तुम ही राजकुमारी मेघालय हो, तो हो सकता है वो लोग तुम पर गुस्सा करें। हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? कैसे पता करें कि पिताजी महाराज और मेघालय का आगे क्या हुआ? रुको, हमें महाराज और राजकुमारी मेघालय के बारे में तो पता है ना। अब बेरमपुर पुराण खत्म हो गया तो जरूरी नहीं कि बात की कहानी भी इतिहास से मिट गई हो। तुम कहना क्या चाहती हो इशिता? मेरा मतलब है कि हमें हिस्ट्री के प्रोफेसर नवीन से बात करनी चाहिए। उन्होंने इतिहास की हर तरह की अजीब से अजीब और पुरानी से पुरानी कथाओं घटनाओं के बारे में पढ़ने का शौक है। हो सकता है उन्होंने राजकुमारी मेघालय और महाराज विश्वजीत के बारे में भी पढ़ा हो। हाँ, सही कहा। हम लोग कल ही उनसे मिलने चलते हैं। अगली सुबह ये तीनों बिना किसी को बताए गांव से निकल गए। मेघना अनुज की बराबर में बैठी थी और इशिता पीछे थी। वैसे अनुज, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। मैं तो मेघना की बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तुम मेघना के लिए इतना क्यों फील कर रहे हो, जो उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो? इस पर मेघना ने इशिता की तरफ देखा। इशिता, मैं इस टाइम बहुत सीरियस हूँ। तुम प्लीज ऐसी कोई बात मत करो। मुझे अपने ऊपर इतनी गिल्टी फील हो रही है कि मैं ही जानती हूँ। बेरमपुर से 2 घंटे का सफर तय करके ये सभी प्रोफेसर नवीन के घर पहुंचे। हेलो प्रोफेसर नवीन। हेलो इशिता, कैसे हो? ठीक हूँ प्रोफेसर। ये मेरी फ्रेंड है मेघना और ये अनुज। कहो, कोई परेशानी? प्रोफेसर, हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। सन 1600 में मध्य प्रदेश में राजा विश्वजीत का शासन था, जिनकी एक राजकुमारी भी थी, मेघालय। क्या आपने उनके बारे में कुछ पढ़ा है? विश्वजीत और राजकुमारी मेघालय? प्रोफेसर कुछ देर तक सोचे और फिर बोले, नहीं, इनके बारे में तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। ओह नो, अब क्या करें? वैसे तुमको इनके बारे में क्या जानना है? कौन थे ये दोनों? प्रोफेसर, बेरमपुर गांव में महाराज विश्वजीत और उनकी राजकुमारी मेघालय का शासन था। उन्होंने अपने राज्य के लोगों की जान बचाने के लिए अपने राज्य को ही छोड़ दिया था, और उसके बाद उन दोनों का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला। हाँ, और हमें यही जानना है कि अपने राज्य से निकलने के बाद उन दोनों का क्या हुआ। ओह, राजा विश्वजीत, याद आया। मैंने इनके बारे में रहस्यमयी घटनाओं की किताब पढ़ा है। रहस्यमयी घटना? हाँ, रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। प्रोफेसर ने एक किताब निकाली और कुछ पन्ने पलटने के बाद उन्होंने इशिता के सामने किताब रख दी। सन 1600 में जनकपुरी में एक अधेड़ उम्र का आदमी पहुंचा और वो एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। सेठ ये देखकर हैरान था कि उस आदमी का चाल चलन, बोलने का तरीका, उठने बैठने, खाने पीने का अंदाज बिल्कुल राजा महाराजाओं वाला था। लेकिन पूछने पर वो बताता था कि वो एक मजदूर का बेटा है और अब अनाथ है। लेकिन इसके बावजूद किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। रात को सोते समय वो बार बार राजकुमारी मेघालय का नाम पुकारा करता था। धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी और उसके माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें नजर आती थीं। कुछ ही महीनों में उसकी हालत बहुत बुरी हो गई और वो मरने के कगार पर आ गया। उसकी आखिरी ख्वाहिश भी बड़ी अजीब थी। उसने कहा कि उसे मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार न किया जाए, बल्कि उसकी लाश को बेरमपुर गांव पहुंचा दिया जाए। लेकिन उस समय जनकपुर और बेरमपुर के बीच कहासुनी चल रही थी, इसलिए उस सेठ ने उसकी लाश को ताबूत में बंद किया और उसे जनकपुरी के जंगल की गुफा में रखवा दिया। यह सुनकर मेघना की आंखों में हल्के से अश्क नजर आए। मतलब उन्होंने मरते मरते भी अपनी प्रजा की सोची? मतलब? आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, आपकी वजह से हमारी बहुत हेल्प हुई है। यू आर वेलकम। ये तीनों प्रोफेसर से विदा लेकर वहां से निकले। अब हमें जनकपुरी जाना है और उस गुफा के अंदर उस ताबूत को खोज निकालना है। लेकिन इतने सालों बाद उनकी लाश हमें मिलेगी भी कि नहीं? वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। ये तीनों अब वापस से बेरमपुर पहुंचे। अनुज, इशिता, मेघना। हाँ पिताजी।
तुम तीनों कहाँ से आ रहे हो? वो पिताजी, ये सब देखने जानने के बाद हम तीनों को काफी डर लग रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा घूम कर आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी निशिर मोलो से हम आजाद नहीं हैं। रात में कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? जी पिताजी। ये तीनों घर के अंदर पहुंचे और अनुज इनके साथ कमरे में गया। हम लोग शाम को 5 बजे यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? लेकिन किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। हम वहाँ जाएंगे, महाराज विश्वजीत की लाश ढूंढेंगे और उसे लाकर खंडहर में रख देंगे। बाकी का प्लान बाद में करेंगे। ये क्या बातें कर रहे हो तुम तीनों? मुखिया की आवाज सुनकर ये तीनों चौंक पड़े। उस समय मुखिया के साथ तांत्रिक महाराज और ठकुराइन ने भी इनकी बातें सुन ली थी। अब पिताजी, वो क्या अनुज बेटा, जो भी बात है ठीक से बताओ। महाराज विश्वजीत के बारे में तुम क्या बोल रहे थे? निशिर मोलो इसीलिए गांव में घूम रहे हैं क्योंकि उनको महाराज विश्वजीत की लाश चाहिए। उनकी लाश जनकपुरी के जंगल की गुफा में रखी है। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता? और जैसा कि राजकुमारी मेघालय ने तय किया था कि निशिर मोलो जब ही जाएंगे जब राजकुमारी के कदम बेरमपुर की जमीन पर पड़ेंगे, तो ऐसा कैसे हुआ? इस पर मेघना ने एक कदम आगे बढ़ाया। क्योंकि राजकुमारी यहाँ आ चुकी है। कौन? मैं, मेघना। पिछले जन्म में राजकुमारी मेघालय मैं ही थी। यह सुनकर सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुखिया का मुंह खुला का खुला रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, जब से हम यहाँ आए हैं तभी से वो वापस आए हैं। और वो चाबी जिस तक पहुँचने में हमने आप लोगों की मदद की थी, उसके बारे में भी हमें हमारे सपने में पता चला था, जिसमें हमने हमारे पिछले जन्म के बारे में बहुत कुछ देखा था। जो भी हमने सपने में देखा वो सभी राजमहल में मौजूद है। मेघना की बातें सुनकर इन सभी को अब यकीन हो गया था कि वही राजकुमारी मेघालय है। तो मेघना बेटा, जनकपुरी में हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। उस ताबूत को ढूंढने में हम सभी को मेहनत करनी होगी। यह सुनकर अब इन तीनों की हिम्मत बंध गई थी। अब मुखिया ने भी अपनी गाड़ी निकाली और ये सभी जनकपुर के जंगल की तरफ चल दिए। वो रही गुफा। उन्होंने टॉर्च निकाली और फिर गुफा के अंदर रवाना हो गए। जैसे ही मेघना ने गुफा के अंदर कदम रखा तो जमीन अजीब तरह से हिली। अरे ये क्या? और काफी देर बाद जमीन का हिलना बंद हुआ। लगता है सालों से यहाँ कोई नहीं आया। ये कैसी आवाज है? गुफा में अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कई सारे कीड़े एक साथ रेंग रहे हैं। तभी इनको सामने से काले मकड़ों की फौज आती हुई नजर आई। अरे बचो! ये सभी इधर उधर भागे और छोटे छोटे टीलों पर चढ़ गए। वो सभी मकोड़े तेज शोर के साथ गुफा के बाहर निकल गए। हमें बहुत संभल के चलना होगा। ये फिर से एक साथ सामने की तरफ रवाना हुए। गुफा के अंदर कई जानवरों की लाशें और कंकाल नजर आ रहे थे, जो एक बहुत ही डरावना माहौल बनाने में कामयाब हो रहे थे। कुछ देर बाद इन सभी को सामने घना अंधेरा नजर आया। वहाँ तो बहुत अंधेरा है। लगता है गुफा खत्म होने वाली है। ये सभी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। उसी समय गुफा में एक कोने में एक ताबूत रखा हुआ था। अचानक से उससे धम धम की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर से पीट रहा हो। इधर ये सभी अब काफी आगे आ चुके थे। ये गुफा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और अंधेरा बढ़ता जा रहा है। मुझे तो अब डर लगने लगा है। तकरीबन 10 मिनट तक और चलने के बाद इनको सामने एक ताबूत नजर आया। ग्रेट, ये रहा ताबूत। इसे खोलकर देखें। नहीं, इसे यहाँ खोलना ठीक नहीं होगा।
इसे पहले गांव ले चलते हैं, उसके बाद ही खोलेंगे। इन्होंने ताबूत को बाहर निकाला। उसके बाद ये सभी ताबूत समेत गांव में लौट आए। उस समय चौक पर ठकुराइन के साथ सभी गांव के लोग जमा थे। अरे तांत्रिक महाराज, ये ताबूत कैसा है? बस ये समझ लीजिए कि आज हमारी परेशानी दूर हो सकती है। इस ताबूत को उतारो। गांव के लोगों ने ताबूत को उतारा और नीचे रखा। उसके बाद मेघना आगे बढ़ी और उसने ताबूत के ढक्कन पर हाथ रखा। सभी गांव के लोग ये देख हैरान थे कि शहर से आई ये लड़की ही इस ताबूत को क्यों खोल रही है। मेघना ने एक लंबी सांस भरी और फिर झट से उसे खोल दिया। ताबूत के खुलते ही सभी लोग हैरान रह गए। उसके अंदर अभी भी महाराज का कंकाल था, जिसके गले में कीमती मालाएं और शाही लॉकेट डला हुआ था। उसे देखते हुए मेघना की आंख में हल्के से आंसू छलक आए। पिताश्री, अरे ये क्या कर रही है? अंधेरा होने वाला है। आज आप सभी अपने घरों से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। कोई खिड़की, कोई दरवाजा खुला ना रहे। सब कुछ बंद रखकर यही प्रार्थना करेंगे कि आज रात हम सभी को निशिर मोलो से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। सभी ने तांत्रिक महाराज की बातों को स्वीकार किया और एक एक करके सभी अपने घरों में चले गए। सभी खिड़की और दरवाजे बंद हो गए। चौक पर इस समय सिर्फ ये 6 लोग खड़े थे। अनुज मेघना को बड़ी गौर से देख रहा था। तांत्रिक महाराज, लेकिन निशिर मोलो पिताजी के शव को लेकर कहाँ जाएंगे? ये तो हमें भी नहीं पता पुत्री। अगर तुमको ये करने में दुख हो रहा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। हम लोग जिस तरह से 400 साल पहले जी रहे थे, फिर से वैसे ही जी लेंगे। नहीं, हमने उस जन्म में भी अपनी प्रजा की सोची थी। इस जन्म में भी हम आप सभी को निशिर मोलो से आजाद करवा कर ही दम लेंगे। उस समय सभी को मेघना में राजकुमारी मेघालय की झलक नजर आ रही थी। धीरे धीरे रात के 9 बज गए और गांव में निशिर मोलो की आवाज गूंजने लगी। उनकी आवाज सुनकर अपने घरों में बैठे सभी गांव के लोग डर गए और सभी हाथ जोड़कर निशिर मोलो से बचने के लिए प्रार्थना करने लगे। वो अपने भारी कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे और तलाश में थे कि उन्हें कोई नजर आए और वो कब उसे उठाकर साथ ले जाए। मेघना कुएं के पास खड़ी थी। अब मुखिया और बाकी सभी कोठी के अंदर बैठे मेघना को देख रहे थे। तांत्रिक महाराज, निशिर मोलो मेघना को साथ तो नहीं ले जाएंगे ना? नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। निशिर मोलो अपनी मध्यम चाल चलते हुए कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही उनको सामने मेघना नजर आई तो उनकी आंखें और तेज चमकने लगी। उन्होंने रुककर मेघना को देखा और फिर ताबूत खुलने लगा। उसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और मेघना उसकी तरफ खींचने लगी। नहीं, हमें मत ले जाइए। निशिर मोलो की आंखें गुस्से से और लाल हो गई थी और मेघना ताबूत की तरफ खींची जा रही थी। नहीं, मेघना! अनुज जल्दी से बाहर की तरफ भागा। इस तरफ मेघना ताबूत तक पहुंचने ही वाली थी, तभी हम राजकुमारी मेघालय हैं। राजकुमारी मेघालय! इतना कहते ही उन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ताबूत के अंदर से उस रोशनी का निकलना बंद हो गया और ताबूत वापस बंद हो गया। हम जानते हैं हमने आने में देरी कर दी, लेकिन जैसा हमने वादा किया था, हम अपने पिताश्री महाराज विश्वजीत की लाश लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। मेघना, तुम ठीक हो? इस समय निशिर मोलो ने अनुज पर ध्यान नहीं दिया और वो सभी एक साथ बोले, कहाँ है वो दुष्ट राजा विश्वजीत? उसके इतना कहते ही मेघना और अनुज ने मिलकर सामने रखे ताबूत से कपड़ा हटा दिया और उसे खोल दिया। उसके अंदर पड़े कंकाल को देखकर निशिर मोलो जोर से हुंकार भरने लगे। वो ताबूत के पास आकर रुके
उसका ताबूत खुला और रोशनी निकली। महाराज का कंकाल उस ताबूत से निकलकर उनके ताबूत में आ गया और फिर वो चारों वही आवाज करते हुए वहां से कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। उनके जाते ही बाकी सभी लोग भी कोठी से बाहर आ गए। मेघना तो ठीक है? हाँ। बेटी, हम तुम्हारा धन्यवाद किस मुंह से करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे खुशी है कि जो परेशानी मेरे कदम रखने की वजह से गांव में आई थी, मैंने उसको आप सभी की मदद से दूर कर दिया है। उसके बाद मेघना ने अनुज की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अनुज ने भी मेघना को स्माइल पास की। अगली सुबह मेघना और इशिता गांव की सरहद पर पहुंची थी और सभी उनको छोड़ने के लिए वहां जमा थे। इशिता, मेघना, आओ बैठो। शहर जाने वाली बस 11 बजे आ जाएगी। ठीक है मुखिया जी, नमस्ते। नमस्ते अंकल एंड आंटी, हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। अरे नहीं बेटी, तुम दोनों तो बहुत ही अच्छी हो। मैं ही बेवजह बात बात पर भड़क रही थी। मेघना और इशिता गाड़ी में बैठी। अनुज, निशिरमोलो जब हमें ले जा रहे थे तो तुम बिना कुछ सोचे क्यों बाहर भाग आए? वो तुमको साथ ले जाते तो? अरे, तुमको मुसीबत में देखकर मैं अंदर कैसे बैठा रह सकता था? हाँ, इसकी तो अंदर ही अंदर कुल्फी जम रही थी। तांत्रिक महाराज, निशिरमोलो मेघना को साथ तो नहीं ले जाएंगे ना? बस बस, इतना भी मत हंसो। अनुज ने मेघना और इशिता को बस में बैठाया और जब तक बस आगे नहीं बढ़ी वो वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। मेघना भी खिड़की से तब तक उसे देखती रही जब तक वो बस स्टॉप से आगे नहीं निकल आए। काश ये गांव में जल्दी वापस आए। वैसे राजकुमारी मेघालय, आपने मृत्युंजय अमृत का सैंपल इसीलिए लिया है ना कि गांव में वापस जल्दी आ सको? इस पर मेघना मुस्कुराई। अवश्य आएंगे सखी। उस रात बेरमपुर गांव के लोग बहुत ही खुश थे और इस तरफ मेघना किसी सोच में डूबी थी। इशिता, वो दमयंती किस गुफा में है? इसका पता तो हमने लगाया ही नहीं ना। तभी जनकपुर का माहौल बदल गया था। तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। हे भगवान, आज तो लगता है तूफान आने वाला है। आसमान में बिजली कड़क कर बार बार गुफा पर गिर रही थी। उसकी गहराई में एक और ताबूत रखा था जो पिछली बार भी हमने देखा था। उसके अंदर से धम धम की आवाज हुई और फिर उसका ढक्कन खुल गया। धीरे से उसके अंदर से दमयंती बाहर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और नाखून बहुत पैने हो गए थे। हम जाग उठे हैं, हम फिर से आजाद हो गए, आजाद हो गए हम। वो भयानक अंदाज में हंसती हुई गुफा से बाहर की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी जो आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही थी।